देख भाई, आज मैं तुझे एक ऐसे बादशाह के बारे में बताने बैठा हूं जिसे लोग आज भी अकबर महान कहते हैं। अब ये महान सिर्फ नाम के लिए नहीं था। सच में उसने ऐसे काम किए जिनकी वजह से लोग उसे आज भी याद करते हैं। चल, धीरे धीरे उसकी पूरी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जगह थी अमरकोट का किला, जो उस वक्त सिंध में था। उसके पिता हुमायूं थे और मां का नाम हमीदा बानो बेगम। अब सुन, कहानी यहीं से थोड़ी अलग है। देख, जब बच्चा पैदा होता है तो लोग चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो, आराम हो, सब खुश हों। लेकिन अकबर का जन्म ऐसे वक्त में हुआ जब उसके पिता हुमायूं अपनी गद्दी खो चुके थे। मतलब अकबर पैदा हुआ और उसी समय उसके बाप के पास दिल्ली की सल्तनत नहीं थी। हुमायूं इधर उधर भटक रहा था, कभी किसी से मदद मांगता, कभी किसी किले में शरण लेता। अब तू सोच, ऐसे माहौल में अकबर का बचपन कितना टफ रहा होगा। इस भागदौड़ और असुरक्षित जिंदगी का असर अकबर पर भी पड़ा। उसे पढ़ाई लिखाई का मौका लगभग नहीं मिला। वो पढ़ और लिख नहीं पाता था। लेकिन भाई, उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि ये कमी कभी महसूस नहीं हुई। अकबर की स्मरण शक्ति गजब की थी। उसकी समझदारी और फैसला लेने की क्षमता कमाल की थी। अब असली ट्विस्ट आता है। 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हो गई। अकबर उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। अब सोच, इतनी कम उम्र में गद्दी पर बैठना पड़ा। गद्दी पर बैठना जितना शान का लगता है उतना आसान नहीं होता। उस समय आसपास दुश्मनों की भरमार थी। खैर, अकबर की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास बैरम खान जैसा आदमी था। बैरम खान उसका संरक्षक भी था, सलाहकार भी और सेनापति भी। शुरू के सालों में बैरम खान ने ही उसके लिए सब संभाला। अब तुझे बताता हूं एक बड़े इवेंट के बारे में। अकबर गद्दी पर बैठा ही था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे लोग हेमू भी कहते थे, सामने आ गया। हेमू उस वक्त बड़ा ताकतवर हो चुका था और उसने दिल्ली और आगरा तक कब्जा कर लिया था। तो भाई, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। अकबर छोटा था, पर बैरम खान ने समझदारी से युद्ध लड़ा और हेमू को हराया। हेमू की आंख में तीर लग गया और वो पकड़ा गया। इस जीत से अकबर की गद्दी पक्की हो गई। अगर ये हार जाता तो शायद इतिहास ही बदल जाता। गद्दी मिल गई थी, लेकिन अब उसे संभालना असली काम था। शुरुआत में बैरम खान ही फैसले करता रहा, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने खुद जिम्मेदारी लेना शुरू किया। उसने सीखा कि एक बादशाह को सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग और धैर्य से भी राज करना पड़ता है। अब सुन, अकबर की सबसे स्मार्ट सोच में से एक थी राजपूतों से रिश्ता बनाना। पहले के बादशाह क्या करते थे? सीधे युद्ध, कब्जा और खत्म। लेकिन अकबर ने सोचा कि अगर इस विशाल देश में टिकना है तो तलवार से ज्यादा भरोसा और रिश्ते बनाने होंगे। इसलिए उसने कई राजपूतों से दोस्ती की, यहां तक कि शादियां भी की। उसकी सबसे फेमस बेगम मरियम उस जमाने, जिन्हें लोग हीरकुंवर भी कहते थे, राजपूत घराने से थीं। इससे न सिर्फ रिश्तेदारी बनी, बल्कि राजपूतों का भरोसा भी मिला। अकबर ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। गुजरात को अपने अधीन कर लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक कब्जा किया, और फिर दक्कन की तरफ भी बढ़ा। सबसे मशहूर लड़ाई रही हल्दी घाटी की। 1576 में अकबर की सेना का सामना हुआ महाराणा प्रताप से। अकबर की सेना जीती जरूर, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी इतनी गजब की थी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। इस युद्ध ने अकबर को भी सिखाया कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिलों से भी होनी चाहिए। अब तुझे बताता हूं अकबर के शासन सुधारों के बारे में। ये उसके सबसे बड़े कामों में से हैं। उसने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा। हर सूबे में अलग अलग अधिकारी लगाए, सूबेदार, दीवान और काजी। इससे प्रशासन आसान और न्याय संगत हो गया। उसका सबसे बड़ा योगदान था राजस्व व्यवस्था। उसके वित्त मंत्री टोडरमल ने जब्त प्रणाली लागू की। इसमें जमीन का सर्वे होता था, उपज का आकलन होता था और उसी हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इस वजह से किसानों को राहत मिली और सरकार को भी नियमित टैक्स मिलने लगा। सेना के लिए उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, मतलब हर सैनिक और अफसर का दर्जा और वेतन तय। इससे सेना अनुशासित और संगठित हो गई। धार्मिक नीति। अब आता है अकबर का सबसे बड़ा गुण, धार्मिक सहिष्णुता। उस वक्त के शासक अक्सर अपने धर्म को दूसरों पर थोपते थे, लेकिन अकबर ने सबको बराबर सम्मान दिया। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, मतलब सब धर्म के लोग शांति और बराबरी से रहें। उसने जजिया टैक्स हटा दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों को भी संरक्षण दिया।
1582 में उसने दीने इलाही नाम का नया विचार भी पेश किया। इसमें सब धर्मों की अच्छी बातें मिलाकर एक तरह का नया धर्म बनाने की कोशिश की। ये ज्यादा फैला तो नहीं, लेकिन उसके इरादे साफ थे, सबको जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं। कला, संस्कृति और नवरत्न। अकबर कला और संस्कृति का बड़ा शौकीन था। उसने अपने दरबार में कई विद्वानों और कलाकारों को जगह दी। इन्हें लोग नवरत्न कहते हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज के लिए, तानसेन संगीत के लिए, उसका नाम आज भी लिया जाता है। अबुल फजल अकबरनामा लिखने वाला विद्वान, फैजी बड़ा शायर और विद्वान। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बसाया। वहां आज भी बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंचमहल जैसी इमारतें खड़ी हैं। ये सब उसकी शान और कला प्रेम का सबूत हैं। अकबर का व्यक्तित्व बड़ा दिलचस्प था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ज्ञान की भूख बहुत थी। विद्वानों को बुलाकर उनसे सीखता रहता था। वो सख्त फैसले भी लेता था, लेकिन प्रजा के लिए उसका दिल नर्म था। वो प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। उसका मानना था कि अगर प्रजा खुश है तो बादशाह भी खुश रह सकता है। अकबर का देहांत 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। लेकिन अकबर की विरासत आज भी जिंदा है। उसने साबित किया कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि इंसानियत, सहिष्णुता और दूरदर्शिता से टिकता है।